Well, in the last discussion that I had explained about the psychological test, it was regarding the PPT. पहले हमने PPT की बात की थी and I told you certain points जो मैंने आपको बताए थे last time and they were regarding the PPT में what all are the things do's don'ts that you have to keep in mind. I got a feedback कि there are people who want to know it in the other language that is Hindi. No issues on that. उसमें मैं आपको एक बार पूरा का पूरा रिकैप करके बता देता हूँ. बेसिकली जो पीपीटीटी में आपको जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई जाती है वो एक ब्लर स्क्रीन होती है. ब्लर स्क्रीन मतलब वो एक धुंधली स्क्रीन होगी जिसमें हर व्यक्ति अपनी मानसिक सोच के अनुसार वो एक पिक्चर का डिस्क्रिप्शन देगा. डिस्क्रिप्शन अपने आप को देगा इन हिज ओन माइंड कि उसने क्या देखा. फॉर एग्जाम्पल आपको एक फोटोग्राफ ब्लर सी दिख गई जिसमें आपको जंगल दिख रहा है, कोई बड़ी सी चीज दिख रही है, वो शायद कोई इमारत भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है. तो आपका अपना अपना सोचने का तरीका है. जैसे ही आपको उस स्क्रीन पे दिखता है दैट इज फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, तो आप वो ब्लरनेस इसलिए होती है कि उस ब्लरनेस का रीजन क्या था. ब्लरनेस मीन्स यू हैव टू डिसाइड. आपने डिसीजन लेना है. यू हैव टू डिसाइड कि मुझे ये दिखा. वहीं से फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन निकल जाता है. यू टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज गोइंग टू चेक योर डिसीजन मेकिंग. आपने जैसे डिसीजन बनाया कि हाँ मुझे एक जानवर दिखा, उसके बाद आप स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं. आप उस बात पे टिक गए एंड इट इज योर ओन डिसीजन. क्योंकि पीपीटीटी के बाद जो टैट होता है, थीमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट, दैट इज द सेकंड स्टेज. जो सेकंड स्टेज है जिसमें आपको 11+1 जो लास्ट की ब्लैंक होती है, 11 आपको उसमें पिक्चर्स दिखा जाती हैं, उसमें वो एकदम क्लियर होती हैं. तो जो पहले वाली स्टेज है दैट इज पीपीटीटी, वहां पे आपने खुद डिसीजन लिया कि आपको पिक्चर दिखी क्या, क्योंकि वो धुंधली थी. राइट. उसके बाद आपने खुद उस पर स्टोरी फॉर्म की. स्टोरी के बारे में मैंने जैसे आपको पहले बताया था व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट उसमें मुख्य बिंदु हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आपको स्टोरी लिखनी है. तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे अब इस सीरीज ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के टेस्ट स्टार्ट होते हैं. पीपीटी का जो पहला फेज है, पहले फेज के दौरान वर्बल नॉन वर्बल जो कि रीजनिंग टेस्ट होते हैं, फॉलोड बाय दिस टेस्ट. इस टेस्ट में सभी को एक स्क्रीन दिखाई जाती है. बड़े हॉल में आप बैठते हैं एंड जितने भी कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं, बीट 50, 100, 150, 200, एक ही टाइम पे आप एक हॉल में बैठते हैं. वहां पे सबको बिठाया जाता है. बिठाए जाने के बाद आपको स्क्रीन दिखाई जाती है. दैट इज फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स के बाद वो स्क्रीन बंद हो जाती है, लाइट्स ऑन हो जाती है. उसके बाद आपका लिखना शुरू होता है. इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप 30 सेकेंड्स में देख रहे हैं, इट इज फॉर 10 और 15 सेकेंड्स में आपको उसको देखना है गहराई से और आपको डिसीजन बना देना है कि स्क्रीन पे आपको दिखा क्या है. और उसके बचे 10 सेकेंड्स में जो बचे हुए आपके 20 के बाद हैं, उसमें आपको एक रफ ड्राफ्ट अपने माइंड में बना देना. ड्राफ्ट मतलब आपका एक खाका बना देना कि मेरी स्टोरी किस तरीके होने वाली है. नाउ एक बार जब आप लिख देते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपने उसमें कैरेक्टर्स कितने देखे. फॉर एग्जांपल 2 लोग देखे, 3 लोग देखे. सबसे पहले दैट हैज टू बी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये नरेशन में आता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा. फिर SAM सैम, आपने जो देखा, जो आपका हीरो है, ठीक है, सैम, उसको आप जो हीरो है उसको आप सर्कल कर देते हैं. उसको आपने कहां पे देखा वो मैं आपको अभी आई जस्ट शो इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट हाउ इट इज डन. नाउ आफ्टर दैट जो आपका हीरो है, फिर उसके साथ आपने कितने कैरेक्टर्स देखे, वो एक इट इज अ रेक्टेंगुलर और इट इज अ स्क्वायर काइंड ऑफ अ बॉक्स जो आपके व्हाइट शीट के ऊपर राइट कॉर्नर में होता है एंड मे बी ऑन द सेंटर कॉर्नर, वेरेवर इट इज, नॉट एन इश, इट्स नॉट मस्ट टू बी डिस्कस्ड अबाउट. नेक्स्ट जो आपने देखा SAM जो मैंने बताया, दैट इज सेक्स, एज एंड मूड. जो आप उसका सेक्स क्या है, इट्स इट अ मेल और अ फीमेल. नेक्स्ट इज योर एज एंड द अदर वन इज योर मूड. मूड क्या है. नाउ जिन्होंने भी पहले ये स्टोरीज लिखी हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें साइकोलॉजिस्ट देखना क्या चाहता है, व्हाट इज ही लुकिंग फॉर, जो आप गलतियां कर लेते हैं. सबसे पहले सेक्स, ओके फाइन, आपने मेल देखा, फीमेल देखा, फाइन. उसके बाद एज. नाउ इसमें चेक करने वाली चीज क्या है, ये बेसिक IQ आपका चेक करता है, जो कि एक क्लास 10th के स्टूडेंट से भी कम को पता होता है. उसमें गलतियां क्या होती हैं, आपने एक स्टोरी बनाई दैट सो एंड सो एक्स वॉज अ बॉय, ठीक है, ही वॉज डूइंग वट एवर जॉब, ही वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, वो आपने लिखी. उसकी आपने एज फिगर आउट करनी है जब वो बॉक्स बनता है. राइट. नाउ उसमें आपने फिगर आउट कर दिया दैट हिज एज इज 30, मान लीजिए 30 है उसकी एज, और यू टेक इट 20, वट एवर इट इज. नाउ वेन यू से 30, तो अगले मोमेंट में जब आप स्टोरी बनाते हैं एंड यू से दैट हिज मदर्स एज इज, प्लीज लिसन टू मी, हिज मदर्स एज इज
40, मदर्स एज इज 40। ये आपको डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ये जब वहां पे आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं, मान लीजिए 3 कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो फर्स्ट की आपने एज लिखी, सेकंड की एज और थर्ड की एज। सेकंड कैरेक्टर आपने बोला कि उसकी मदर है, उसकी आपने द मोमेंट से 40, नाउ 40 माइनस 30 इज हाउ मच, 10। तो डू यू रियली थिंक दैट अ लेडी गिव्स बर्थ एट द एज ऑफ 10? दैट मीन्स यू हैव ड्रास्टिकली गॉन रॉन्ग। योर एजुकेशन इज ऑफ नो यूज व्हेन यू आर नॉट एबल टू यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। जो आपका बेसिक IQ है, दैट इज नॉट एट ऑल डेवलप्ड। In the same way, if you say that you are of 20 years and the lady is of 30 years, again the same parameter. You getting it? So please go as per the norms of the Indian society or the common society, where you can say 20 plus 25, that is the age when the ladies they get married, right? And after that they settle their families. मैंने आपको बेसिक चीज बताई है यहाँ पे। The moment the psychologist he'll check this, he'll not go through it, क्योंकि आपका बेसिक कॉमन सेंस it is lacking. Getting it? In the same way, if it is a father, what should be the age difference? A man, you can say probably 25 years or 30 years. When you say he is a father at 25 years or 30 years, then you can make it out that after what period of time he'll become a father. 1 year, 2 year. And it is a basic calculation that you should be aware of. ये मैंने आपको बता दी जो चेक होती है। Now, after that, जब आप हॉल में एक बार स्टोरी लिख देते हैं, उसके बाद you come to the rooms. आप रूम्स में आते हैं, डिफरेंट रूम्स आते हैं जहां पे आपको ग्रुप में डिवाइड कर लिया जाता है। इट इज प्रोबेबली 10, मे बी 15, मे बी 20, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटायर कोर्स और द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे हैव कॉल्ड फॉर द SSB इंटरव्यू। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, स्टोरीज कैसे लिखनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। PPTD के दौरान कौन कौन सी बेसिक चीजें इनिशियली दैट यू शुड नो, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। Once you shift to these respective rooms, room number whatever it is, 10, 15, 20, उसके बाद वहां पे आपको बारी बारी से बोला जाता है कि आप अपनी जो आपने कहानी लिखी है उसका वर्णन कीजिए। You have to narrate it. Now, what I am going to tell you is now very important. See, यहाँ पे सबको बारी बारी से मौका दिया जाता है अपनी स्टोरी बोलने का। जितने भी कैंडिडेट्स हैं एक सीक्वेंस से सब अपनी स्टोरी बोलते हैं। Now what is important in this? This carries a lot of weightage because it is the only time, ये एक ही मौका मिलता है, क्योंकि जैसे ही लास्ट कैंडिडेट अपनी स्टोरी खत्म करता है उसके बाद डिस्कशन शुरू होता है। और जिन्होंने SSB में हिस्सा लिया है उनको पता है वो डिस्कशन किस तरीके का होता है। हाउएवर हीटेड इट इज, हाउ मच ऑफ अमाउंट ऑफ knowledge they are sharing, or how much of the amount of knowledge they are sharing which is out of the domain, that is a different pretext. We need not to discuss that. तो जब आपको बोला जाता है कि आपने नरेट करना है तो सबसे पहले याद रखिए उसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, यू शुड डिस्क्राइब द इमेज, द पिक्चर, जस्ट विद इन अ लाइन 2 or 3. You say that, well, group or gentlemen, whatever it is, what I saw on the screen were 3 characters, 1 male, 2 females. This is an example. And they were talking, or they were walking, or they were sitting. You described the characters, number of characters, the sex you have described. Now, after that, what particular situation, then the mood and the age. Then you have to give your mood. Now, इसमें मैंने आपको बता दिया, एज वाला फैक्टर बता दिया, सेक्स वाला फैक्टर इट इज ऑल अप टू यू, जो आप नाउ जेंटलमैन, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज मूड. व्हाट इज मूड? बेसिकली आपने सुना होगा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. Positive does not means that you escape the negative. Whenever you overcome a negative, that shows the courage to turn the situation positive. मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, नेगेटिव होने का मतलब है कि ये नहीं कि आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नहीं. जब कोई सिचुएशन नेगेटिव है, आप उसमें स्ट्रगल करते हैं और फिर आप पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, दैट शोज यू आर पॉजिटिव. लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन को डिनाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आप एस्केप कर रहे हैं. यू डोंट वांट टू फेस जो एक्चुअल फैक्ट है. उदाहरण आपको मैं देता हूं, कोई भी ऐसी स्टोरी जिसमें आपको लगता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, बगल में एक there's a boy, girl, father, whatever. तो आपको क्या लगता है, हॉस्पिटल में जब भी इंसान विजिट करने जाता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइम द मूड इज नेगेटिव और either neutral. I'll not say even neutral, it's maximum negative. There's only one situation
वेयर द मूड इज पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव भी न्यूट्रल से आता है, वो न्यूट्रल थोड़ा नेगेटिव से सपोर्टेड होता है, एंड दैट इज ओनली व्हेन अ लेडी, अ वुमन is about to give birth to a child. When she's about to give birth to a child, the father, he's neutral, he's slightly negative, but he tends to go positive after he's been blessed with a kid with a normal delivery or whatever kind of delivery. So I hope you go with me that it is the hospitals where जब भी आप वहां पे जाएंगे तो आप इलाज के लिए जाएंगे, पीपल आर जो शरीर से परेशान है एंड हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजीज, कोई भी उन्हें कोई दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है कि उनका मूड नेगेटिव ही होगा. आप जब आप जाओगे, आपका कोई रिश्तेदार होगा, डू यू थिंक कि आप वहां जाके किसी को कोई बीमार हो रखा है और वहां पे जाकर आप हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो? There's nothing like that. You always go with a silent mind. हाँ, कैसे हैं, you are the welfare. आप जाते हो, कुछ fruits लेके जाओगे and you just tend to tell him that आप ठीक हो जाएंगे, get well soon. तो I hope you have understood mood. अगर एक और एग्जाम्पल चाहते हैं तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक घर है और एक घर पे आग लगी हुई है, कोई आपको सीन दिखता है, तो डू यू थिंक वहां पे कोई पॉजिटिव मूड का मतलब बनता है? नो, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. Panic situation. So please understand, mood has to be described as per the situation that you are perceiving in that particular picture. I hope you are clear. That is the thing. Now after this, जब भी नरेशन का पार्ट आता है आपका, तो प्लीज मेक इट क्लियर. जस्ट एक थंब रूल बना दीजिए. जस्ट यू विल हैव 3 टाइप्स ऑफ स्टार्ट. आप 3 टाइप्स ऑफ स्टार्ट अपने तैयार रखिए, बिकॉज आधा कंफ्यूजन आपको तब होता है द मोमेंट यू आर एबल टू स्पीक द स्टोरी. आधे बोलेंगे जेंटलमैन, आधे बोलेंगे ग्रुप, आधे बोलेंगे आई हैव सीन, आधे बोलेंगे आई हैव परसीव्ड. नाउ यहाँ पे साइकोलॉजिकल तरीके से आपको कैसे जज किया जाता है. एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता है, इफ ही सेज जेंटलमैन, आई एम नॉट, दिस इज नॉट अ, प्लीज डोंट टेक इट दैट आई एम ट्राइंग टू डिग्रेड. नो, somebody coming from a Hindi background, he'll have a very good हिंदी, बहुत अच्छी हिंदी होगी उसकी, बहुत अच्छी इंग्लिश भी हो सकती है, लेकिन हालात किसी के पता नहीं कि कैसी बैकग्राउंड से आया है, कैसे एरिया से आया, वहां पे एजुकेशन किस तरीके से मिलती थी. तो इफ ही टेंड्स टू से लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज आर नॉट देयर बिकॉज इट्स नॉट अ मिक्स्ड. तो इफ ही सेज ग्रुप जेंटलमैन, और अगर वो हिंदी में बोलता है कि मैं अपनी जो कहानी है इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहूंगा, एंड बीच में भी सेज इंग्लिश हिंदी, दैट इज ओके, बट द साइकोलॉजिकल सेंस इट हैज टू बी क्लियर, इट हैज टू बी अ रियलिस्टिक स्टोरी जो हो सकती है पॉसिबल. नाउ somebody who's good at who's got a good education, now if he has shown, if he is of a he's somewhere written or he may say in the interview, what's your favorite subject, he says English, but it has been noted down during the opening narration by that particular candidate that he was not that well in the grammatical setup while making out his sentences. That actually makes a difference. मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो भी स्टार्टअप लें वो बहुत सिंपल रखें और फिक्स रखें, क्योंकि आपका आधा डिसीजन मेकिंग वहीं पे हो जाता है जब आप स्टार्ट करते हैं. एंड ही सीज, अगर आप चेंज करते हो तो इफ यू से दैट ग्रुप, आई हैड सीन 3 कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन, देन यू से द सेक्स, द एज, फाइन, आपने इतना डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद आप सीधा स्विच ओवर कर दीजिए अपनी स्टोरी पे. दैट सोहन वॉज सो एंड सो बॉय, he was doing this and followed by the story. तो आपका नरेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया. If there is any doubt on the narration, please let me know. Now after this, I'll be giving you the later part, the discussion part that I'll be bringing you soon after you go through this. If you've got any doubts, any queries, please come back and I'll definitely be surely, जैसे आपको टैट है उसमें स्टोरीज किस तरीके से लिखना है, I'll be guiding you for the same. But please go through this. Once you start practicing, you will be able to exercise. तब आपको पता लगेगा कहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है. For the time being, this one. Next, please go through. If you have got any doubts, please come back. Let me know what has to be actually made clear to you. And there's nothing like difference of English medium और हिंदी medium, क्योंकि कई candidates का यही होता है. वहाँ पे आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो काम करना जानता है, काम कराना भी जानता है. वहाँ पे किसी टीवी के एंकर का सिलेक्शन नहीं हो रहा है जिसका अंग्रेजी बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा हो. एक साधारण अंग्रेजी जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो समझ सके. जब वो समझ सकेगा तभी वो अपना जवाब दे पाएगा. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द इंटरव्यू.
So make it very clear, English is just a medium. It is not something that is going to check the magnitude of knowledge you possess or the wisdom you hold. So be very clear on this thing. I'll come back soon with the other work on the psychological upcoming test. So for the time being, please practice hard. All the best.